हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पे। ये जीएस पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं और जीएस पेपर 1 में ये आज का सेकंड लेक्चर है। और हम लोग जीएस पेपर 1 में क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म कर चुके हैं और क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म होने के बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी में एंटर किया था। इसके जो पिछला लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 1 जो ह्यूमन ज्योग्राफी का था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने सिलेबस डिस्कस किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए थे उसे हमने डिस्कस किया था और बताया था कि कौन कौन एरिया से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिटवीन द लाइंस हमने स्टडी कर कर बताया था कि सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से सोर्सेज से पढ़ने चाहिए उसे। तो आज जो सेकेंड लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर एंड स्कोप को। नेचर एंड स्कोप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर ऑफ द स्कोप जो है, ये आपको जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है क्लास 12 की जो बुक है उसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये मिल जाएगा। अब इस चीज़ को पढ़ने की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो देखिए कि इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं। एक थ्योरेटिकल चीज़ है, लेकिन ये आपको ऐसे पेपर में, जो ऐसे का जो पेपर होता है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही जो न्यूज़ पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उसे समझने में आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। और जो तीसरी चीज़ है कि आप एक बेहतर समझ बना सकोगे एक इन्वायरमेंट के बारे में। और इन्वायरमेंट जब भी आप पढ़ोगे तो इससे कोरिलेट करोगे कि हम आखिर इन्वायरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इन्वायरमेंट को क्यों बचाना चाहिए। तो इसमें हम लोग जो आज मेनली देखने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज है। और ऐसा नहीं है कि इससे जो पोटेंशियल एरिया नहीं फॉर्म होता है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि आप जानते हो कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है और वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। अगर इस साल कुछ और पूछा है तो दूसरे साल कहीं और इंटर कर सकता है। तो हमें टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको यही 2020 जो प्रीलिम्स हुआ उसकी एक झलक मैं दिखाना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता होता तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाते, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता उस क्वेश्चन में। ये देखिए, ये 2020 का जो क्वेश्चन था ये है तो पॉलिटी का क्वेश्चन, लेकिन आप देखिए कि ये किस तरह से टर्मिनोलॉजी पे ये क्वेश्चन है। और ज़्यादातर ये ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जीएस में उतना नहीं पढ़ते होंगे इसे। जैसे कि है वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन द गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। मार्क्स और जो मार्क्स की आइडियोलॉजी थी और जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, ये दोनों में समानता पूछा है कि दोनों में एक समानता क्या है। तो जो पहला ऑप्शन दिया था, द फाइनल गोल ऑफ ये स्टेटलेस सोसाइटी, कि जो फाइनल गोल दोनों का था कि स्टेटलेस सोसाइटी बन जाए। दूसरा है कि क्लास स्ट्रगल, और तीसरा है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो चौथा है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो है और जो ए ऑप्शन है द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, इस दोनों में लोगों को कन्फ्यूजन था, क्योंकि बी और सी तो गलत था, क्योंकि क्लास स्ट्रगल के बारे में मार्क्स ने बात की थी लेकिन गांधी जी ने बात नहीं की थी। उसी तरह से जो एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में मार्क्स ने बात की थी, गांधी जी कभी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे जो उस समय इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे उन्होंने मदद खुद ली थी। तो ये दोनों तो कॉमन चीज़ नहीं थी, तो इसे लोगों ने आसानी से स्ट्राइक डाउन कर दिया था। लेकिन दो जो चीज़ें थी इन दोनों पर लोगों को कन्फ्यूजन था। जो पहला ऑप्शन था द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में मार्क्सिज्म बात करता है, क्योंकि जो कम्युनिज्म का जो एट लास्ट जो गोल है वो स्टेटलेस सोसाइटी हो जाना ही है। लेकिन गांधी जी के बारे में अगर सोचा जाए तो वो स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इस पर कन्फ्यूजन था। और जो चौथी चीज़ है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के बारे में भी मार्क्स ने बात की थी, और उन्होंने बताया था कि सारी चीज़ें जो है वो जो इकोनॉमी से गवर्न होती है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन कर कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है। तो डिटर्मिनिज्म का सीधा मतलब ये होता है कि जैसे कि उसके द्वारा आप डिक्टेट किए जा रहे हो, वो आपके एक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। या तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म होगा कि यानी कि इकोनॉमिक आपके एक्शन को डिटरमाइन कर रहा है।
तो और जो तो ये दोनों मैंने बताया कि ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन था लोगों को। इसका मैं सही आंसर आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये ऑप्शन ए सही था, क्योंकि गांधी जी ने भी राम राज्य के बारे में बात की थी और राम राज्य एक तरह से स्टेटलेस सोसाइटी ही था। तो इसी तरह से इन सब जो चीज़ें हैं जो कि ऐसे टर्मिनोलॉजी है उसे हमने जाना चाहिए और उसे अच्छे से समझना चाहिए, ताकि कि जब भी इस तरह से आर्टिकल्स भी जैसे कि न्यूज़पेपर में आते रहते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी मिल जाए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये देखिए कि आज हम लोग मेनली कौन कौन से टर्मिनोलॉजी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है कि हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या। दूसरी वही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और इसी में हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और फिर पॉसिबिलिज्म के बारे में बात करेंगे कि पॉसिबिलिज्म क्या है, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ते होंगे इन्वायरमेंटलिज्म। तो इन्वायरमेंटलिज्म कैसे डिफरेंट है इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म से, और उसके बाद जो एक थ्योरी आई नियो डिटर्मिनिज्म वो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो लेक्चर है ये सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए ही नहीं है, इसे आम पब्लिक भी देख सकती है, उन्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। या फिर जो इस स्पिरिचुअल में ज़्यादा बिलीव करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, वो भी इस लेक्चर में थोड़ा बहुत अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं कि पहले की ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, किसे कहेंगे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आपको पता होगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं, इतना तो पता ही होगा कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अब अर्थ जो मदर अर्थ है, इसके अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे। एक तो पहली जो कंपोनेंट है वो फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर नेचर कह लें, और दूसरी जो कंपोनेंट है वो लाइफ फॉर्म्स है। लाइफ फॉर्म्स में ह्यूमन लाइफ भी आ जाता है, एनिमल लाइफ्स या डिफरेंट तरीके के जितने भी वेराइटीज ऑफ लाइफ हैं सारे आ जाते हैं लाइफ फॉर्म में। और दूसरा कंपोनेंट में मैंने बताया कि फिजिकल इन्वायरमेंट है यानी कि नेचर है। अब जो अर्थ है इसमें जो अगर मान लीजिए कि ये मैं एक बड़ा सेट बनाऊं, तो ये अगर मैं इसे अर्थ इसे हम माने तो ये दोनों क्या है कि फिजिकल इन्वायरमेंट और जो लाइफ है वो दोनों क्या है, ये मदर अर्थ का ही दो कंपोनेंट है। अब जब हम जो फिजिकल इन्वायरमेंट की जो स्टडी करते हैं वो कौन से वो उस ज्योग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, और फिजिकल इन्वायरमेंट की उसमें हम लोग बात करते हैं। और उसके बाद फिर जब हम लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं तो एक बायोलॉजिकल जो ज्योग्राफी है उस तरफ से हम मुड़ते हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में जो रिलेशन है कि कैसे जो ये जो लाइफ फॉर्म है वो फिजिकल इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, उसी हम जो स्टडी करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट और नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। ये दोनों की जो बीच की दोनों की जो इंटरेक्शन है उसकी जो स्टडी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं तो कि क्या ह्यूमन जो आदमी है, जो मानव है, वो प्रकृति से अलग है, तो आपका जवाब क्या होगा। देखिए मानव जो है वो प्रकृति से बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों सेम ही हैं। हम दोनों को अलग रख के देख ही नहीं सकते हैं। ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पूरा जो अर्थ है, ब्रह्मांड है, उसमें कई प्लैनेट्स हैं और उसी में एक अर्थ है, और अर्थ प्लैनेट पे जैसे कि हम लोग अभी रह रहे हैं, तो जो अर्थ प्लैनेट है इसमें जो भी जितनी कंपोनेंट्स हैं सब हमारे से एसोसिएटेड है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नेचर को तकलीफ पहुंचा रहे हो तो आप भी तकलीफ में पड़ने वाले हो, क्योंकि यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द नेचर। तो अगर आप नेचर को अगर तकलीफ पहुंचा रहे हो यानी कि खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हम लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते जा रहे हैं और नेचर में हम डिस्टर्बेंस पैदा करते जा रहे हैं, तो नेचर क्या करे, इसको हम लोगों को बैक दे रही है। तो वो जो रिकॉल बैक जो हो रहा है या फिर हम लोग में जो बैक इफेक्ट आ रहा है, वो ऐसा नहीं है कि कोई नेचर कोई ऐसा दिमाग सोच रहा है कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं भी उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है कि वो बिल्कुल नेचुरल है कि आप उससे अलग हो ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक शरीर का भाग है,
अब शरीर के अलग अलग अंग है ना, कि हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है। अगर आप चाहो तो अपने हाथ को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो किसको नुकसान पहुंचेगा? तकलीफ आपको होने वाली है। भले ही उस समय आपको पता ना चले, आपने कुछ ऐसा किया, हाथ में कुछ टैटू वैटू बनवाया या फिर कुछ अलग से कुछ मतलब कि उसमें इंटरवेंशन किया और बाद में वो साइड इफेक्ट देता है। तो वो बाद में साइड इफेक्ट इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि आपने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि आप उसके मतलब इंटीमेट पार्टनर हो और आप उसके बिल्कुल ही उससे इतना ज़्यादा एसोसिएटेड हो, बिल्कुल एक हो आप लोग, दोनों में एकरूपता है, दोनों अलग नहीं हो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि नेचर से हम लोग अलग नहीं हैं। अगर हम नेचर को कुछ भी नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं तो हम फाइनली हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। तो ये दोनों का रिलेशन हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इट ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग। तो आपको ह्यूमन जो ज्योग्राफी है उसे समझ में आ गया होगा कि ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी में मेनली दोनों का इंट्रैक्शन ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम लोग बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहने का मतलब क्या है कि आपको ये जो वर्ड है डिटर्मिनिज्म, इससे आपको पता चल गया होगा कि जो ये क्या है कि इन्वायरमेंट क्या है कि आपके एक्शन को डिक्टेट कर रही है। यानी कि जिस तरह से इन्वायरमेंट चाहती है उस तरह से आप अपनी एक्टिविटीज़ का आप निर्धारण करते हैं। तो और इसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हुआ कैसे ये। तो जो पहले जैसे कि हमारे जो कल्चर है वो बहुत हज़ारों साल पुरानी है और मानव का जो एक जर्नी रहा है वो हज़ारों साल पुरानी है। तो जो प्राइमेटिव जो सोसाइटी थी जिसमें लोग रहते थे उसमें क्या था कि टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, विकसित थी, लो टेक्नोलॉजी थी, प्रिमिटिव डेवलपमेंट था, कोई जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट था उतना नहीं था। एज ए सोसाइटी उतनी हम लोग डेवलप नहीं हुए थे, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो क्या करते थे कि जो प्रकृति की जो भी चीज़ें होती थी वो क्या है उनके लिए एक अचंभा होता था और एक तरह से स्ट्रेंज और वंडर चीज़ होती थी। और जो भी मतलब कि इन्वायरमेंट में घटनाएं घटती थी उसे वो लोग क्या करते थे कि उसी के अनुरूप उन लोग अपनी एक्टिविटी का निर्धारण करते थे। कि जैसे कि जिस प्रकार मैं एग्जांपल दूं कि मान लो कि अगर अभी आपको ह्यूमन ज्योग्राफी को देखना है और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को समझना है तो आप मान लीजिए कि अगर पार्क में आप खेल रहे हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं और अचानक से बारिश आ जाती है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप जाकर कहीं पे छिपिएगा किसी ट्रीज वगैरह के अंदर में। तो वो क्या हुआ कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे थे अब उसको डिक्टेट कौन कर रहा है? इन्वायरमेंट कर रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर बारिश हो रही है तो उसकी बारिश की वजह से ही आप जाकर कहीं छिप रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी उसमें क्या है कि लोगों के पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, छाता उन लोगों के पास नहीं हुआ होगा या फिर और भी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे घर बनाना, वो क्या करते थे नोमैडिक्स लाइफ जीते थे। तो नोमैडिक्स लाइफ में क्या करते थे कि फल फ्रूट वगैरह चुनते थे और उसी पर गुजर बसर करते थे। तो इस तरह से क्या है कि इन्वायरमेंट आपकी एक्टिविटीज को डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी में आप जो हैं वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी में हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार आप एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, इसी को कहेंगे हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे सोसाइटी आगे बढ़ी, लोगों ने नेचर को समझना शुरू किया और जो हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाला जो चीज़ है उसमें हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या देखते थे कि लोग नेचर को पूजने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो चीज़ें सारी चीज़ें हो रही है ये किसी न किसी ये जो इस गॉड के द्वारा किया जा रहा है, तो नेचर इज ए गॉड। और उन्होंने गॉड मतलब कि नेचर को पूजना शुरू किया। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगहों पर अभी भी नेचर की पूजा की जाती है। उसका एक संदर्भ ये भी है कि वो बिल्कुल नेचर और वो ह्यूमन दोनों एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। वो लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो नेचर की रक्षा करते हैं और उसके एवज में वो चाहते हैं कि नेचर उनकी रक्षा करे। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने
लोगों ने नेचर लॉ को समझना शुरू किया और उसकी जो इंटरवेंशन है, उसमें जो इंटरवेंशन है उसके बारे में उन्होंने सोचा। और जो नेचर जो आपको मतलब कि जो पॉसिबिलिटी देती है, जो अपॉर्चुनिटी देती है, उसको उन्होंने ग्रैप्स करना शुरू किया कि उसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी के विकास हुआ, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हाई हो गई और हम लोग स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हम लोग पहुंच गए स्टेट ऑफ फ्रीडम में कि हम लोग कुछ कर सकते हैं अपने एकदम फ्रीडम के अनुसार, हमें कुछ स्वतंत्रता है। और वो कब स्वतंत्रता है? जब हमने लॉ को समझ लिया, यानी कि नेचर के जो भी लॉज हैं, जो भी नियम कानून है, जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी को हमने समझ लिया तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, कि अगर ये ग्रेविटी है तो अगर सीधा अगर हम लोग ज़मीन पर बैठेंगे तो गिर जाएंगे। तो हमने चेयर बना लिया और चेयर क्या करती है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा रही है और हम लोग आराम से उसमें बैठ सकते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे कि जो भी इन्वायरमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाई दी, उसके तौर पे हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी को विकसित किया और फिर हम लोग ने उसी तरह से इंटरेक्ट करना शुरू किया इन्वायरमेंट में। और इसी को कहेंगे हम लोग पॉसिबिलिज्म, इसी को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। और ये धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया, यानी कि नेचर ही का ही मानवकरण हो गया। समझ रहे आप? तो इस थ्योरी को क्या कहेंगे? पॉसिबिलिज्म। लेकिन ये जो आइडिया आया कि हाँ, कि हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांस कर लिए, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सड़क बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं, एसी चला दे रहे हैं, गर्मियों में अगर हमें ठंडी ज़्यादा लग रही है तो हीटर चला दे रहे हैं, यानी कि अपने अनुसार हम लोग को एक फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे हैं कि हाँ, हम नेचर तुम्हारे भरोसे बैठे नहीं है कि तुम जब गर्मी करोगे तभी हमें मतलब कि गर्मी का महसूस होगा, या फिर तुम ठंड करोगे तभी हमें ठंड का महसूस होगा। अगर हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हम एसी चला लेंगे, फैन चला लेंगे, कूलर चला लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेंथ करना शुरू किया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और ह्यूमन क्या है कि अपने आप को एक शक्तिशाली एक प्राणी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया नेचर में, उतना ज़्यादा फिर हमें वापस क्लाइमेटेज के रूप में मिलना शुरू हुआ, यानी कि डिजास्टर्स होने लगे, सुनामी, अर्थक्वेक्स। बहुत सारे अर्थक्वेक्स क्या है? नेचुरल नहीं है, क्योंकि जो बॉम्बिंग होती है, माइनिंग होती है, उसके कारण भी अर्थक्वेक्स आते हैं, आपको पता है। उसके बाद जो एसिड रेन की बात की जा रही है, या फिर लैंडस्केप्स, क्योंकि हम पहाड़ों में इंटरवेंशन कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हो कि लैंडस्केप्स की जो समस्या ज़्यादा एवलांच हो रहे हैं, या फिर और भी तरीके की जो चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कि जैसे पॉल्यूशन है ना, बहुत ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन और डायरेक्ट यूवी रेज आ जाना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमारे इंटरवेंशन के कारण बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब जो एक ग्रिफिथ टेलर करके एक ज्योग्राफर हुए, एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने आगे की थ्योरी दी कि देखिए कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट कोई चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं है, कि ना ही एब्सोल्यूट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है और ना ही एब्सोल्यूट पॉसिबिलिज्म की सिचुएशन है। देयर इज ए बैलेंस बिटवीन देम, कि हाँ, कि लोगों ने क्या किया कि हमने लॉज को समझा, लेकिन हम अगर बिना लॉ को समझे, ये देखिए कि न्यू डिटर्मिनिज्म जो है दोनों में, तो इन्होंने क्या किया कि जो ग्रिफिथ टेलर थे, उन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि नेचर और जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों के बीच में बैलेंस होनी चाहिए। बिना अगर हमने नेचर के लॉज को समझे, हम टेक्नोलॉजी का विकास कर नहीं सकते हैं। हमने अगर ग्रेविटी को समझा तभी हम बाकी चीज़ों को हमने समझा है। अगर हमने पंछियों के उड़ने का समझा, उनके कि वो कैसे उड़ते हैं, तभी हमने एरोडायनेमिक्स का कंसेप्ट बनाया और एक प्लेन हम बना सके, और आज हम लोग प्लेन की सवारी कर रहे हैं। हमने मछलियों का तैरने किस तरह से वो तैरती हैं, जो आर्किमिडीज की जो प्रिंसिपल है, हम जिस तरह से हमने उसको समझा। या फिर फ्लूइड डायनेमिक्स है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स की जो लॉ है वो हम लोग ने समझा, ये प्रकृति का ही लॉ है, तो उसको हमने समझा। उसके बाद ही हमने शिप्स बना पाए, नाव बना पाए, बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज बना पाए। तो हमें क्या है कि नेचर के लॉ को समझना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एब्सोल्यूट
मतलब कि जो नेसेसिटी में है या फिर एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ फ्रीडम में है। दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, कि अगर नेचर जब आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, जब आपको जो नेचर एक गैप प्रदान करे, तो उसमें आप उसमें आप टेक्नोलॉजी से इंटरवेंशन कर सकते हो। यानी कि हो क्या रहा है कि इन्होंने क्या बोला कि नेचर और जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है या भी जो टेक्नोलॉजी है, दोनों में बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगी तो हम अपने आप को ही ख़त्म कर लेंगे। तो इसी को हम लोग आगे जाके देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की जाती है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोला जाता है कि देयर शुड बी बैलेंस, कि हमें उतना ही इंटरवेंशन करना चाहिए जितनी की धरती बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं है कि हमने जो बिल्कुल इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, और वहाँ पर हम लोग माइनिंग पूरी दबा के कर रहे हैं कि माइनिंग किए जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे फ्लड्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमें ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अब जो चीज़ें हैं कि जिस ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं कि आपको कि इन्वायरमेंटलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या अंतर है। तो इन्वायरमेंटलिज्म अगर जहाँ भी आपको इज्म दिखाई दे, जैसे कि ये जो इज्म है आपने देखा, मार्क्सिज्म, गांधीज्म, बहुत सारे जो फासिज्म, तो जितने भी इज्म है वो क्या है कि एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है। ये क्या बात करती है, एक आइडियोलॉजी की बात करती है। अब ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है वो कौन सी आइडियोलॉजी की बात करेगी, तो प्रकृति का संरक्षण, यानी कि प्रकृति फर्स्ट, नेचर फर्स्ट के बारे में जो आइडियोलॉजी बात करेगी उसे हम लोग इन्वायरमेंटलिज्म कहेंगे। यानी कि जो विचारधारा नेचर को सबसे फ्रंट पर रखती है और उसकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है, और जो प्रायोरिटी जो एक्टिविटीज होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए कि नेचर की प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, तभी हमारी सुरक्षा है। अगर ये विचार जो है इसको हम लोग इन्वायरमेंटलिज्म कहेंगे। तो ये जो इन्वायरमेंटलिज्म है वो एक विचार है। अब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट तो आपने पहले ही देख लिया कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट क्या है, कि ह्यूमन की एक्टिविटीज जो है वो इन्वायरमेंट के अनुसार जो चल रही है, यानी कि इन्वायरमेंट हमारी जो चीज़ें हैं उसके जो नेसेसिटी है उसको डिटरमाइन कर रही है, उसे हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है, ये आप हमेशा समझें। और ये न्यूज आर्टिकल्स में इस तरह के टर्मिनोलॉजी आते रहते हैं। तो ये रहा आज का एक छोटा सा लेक्चर, लेकिन इंफॉर्मेटिव लेक्चर इसलिए था कि आपको एक बेस तैयार हो गया होगा, एक आपको समझ तैयार हो गई होगी कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट को देखना चाहिए हमें। और हम लोग इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग नहीं हैं, नेचर से बिल्कुल अलग नहीं है। वी आर द नेचर, हम ही लोग नेचर हैं। याद रखिएगा इसे। अगर आप नेचर में इंटरवेंशन कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।